जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं आज का खास विश्लेषण। देखिए, लगातार हम विधानसभा वार चर्चा कर रहे हैं कि किस विधानसभा पर किसका माहौल बना हुआ है। इस दौरान आज हम बात करने वाले हैं औरंगाबाद जिले के गोह विधानसभा को। गोह विधानसभा पर क्या कुछ समीकरण है, कौन जो है इस पर हावी है, क्या राजद के जो विधायक हैं भीम यादव, क्या दोबारा से उनका माहौल जारी है जनता के बीच में या फिर नए की तैयारी है, एनडीए का वहां पर क्या कुछ माहौल बन पाया है, क्योंकि 2020 में एनडीए वहां से हार चुकी है। तो ऐसे में तमाम चीज़ों पर, तमाम समीकरणों को समझने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र कश्यप जी हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद राज पाठक जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। सवाल यही है, गोह विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें, सबका ये है कि आखिरकार इस पर कौन उम्मीदवारी करेगा। एनडीए भी वहां पर अपनी दावेदारी में है, तो एनडीए में कई नेता हैं, कई पार्टी है, वो दावेदारी कर रहे हैं। महागठबंधन में भी अपने अपने दावेदार हैं। पहले तो समझते हैं कि गोह का जो है समीकरण, जातीय समीकरण, वो क्या है। देखिए, गोह में जो स्थिति रही है, 2020 में भीम यादव राजद से जीतते हैं, वो बाहरी हैं, उन पर उस समय भी बाहरी होने का आरोप लगा था, लेकिन वो आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। दरअसल चुनाव जीतने के पीछे जो 2020 में कारण मुख्य था, वो था मनोज शर्मा का भाजपा का कैंडिडेट होना और रणविजय शर्मा का रालोसपा से कैंडिडेट होना। चूंकि दोनों लोग चुनाव मैदान में थे, इसलिए वोट बटा गैर महागठबंधन जो वोटर थे उनका वोट में बिखराव हुआ और भीम यादव वहां से विधायक बन गए, बड़ा इजीली विधायक बन गए थे। इस बार भी यही कहा जा रहा है कि अगर मनोज शर्मा भाजपा से कैंडिडेट बनते हैं और रणविजय बाबू जैसा कि खुद वो बयान दे चुके हैं कि मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा, हर हाल में लड़ने के लिए अगर कोई नेता कहता है तो उसका एक आशय यह भी है कि जिस पार्टी से वो टिकट लेना चाह रहे हैं, अगर उस पार्टी ने टिकट नहीं दिया है गठबंधन ने, तो निर्दलीय भी लड़ जाए। तो रणविजय बाबू के इस बयान को कि हम हर हाल में चुनाव लड़ रहे हैं, उसको इस रूप में भी देखा जा सकता है। महागठबंधन में दोनों पक्ष हैं। बीजेपी से मनोज शर्मा दावेदार हैं, स्वाभाविक है कि वो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। इस बार रालोसपा नहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, तो उससे रणविजय बाबू तैयारी कर रहे हैं। तो मनोज जी और रणविजय जी दोनों व्यक्ति जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव लड़ेंगे तो महागठबंधन के कैंडिडेट की जीतने की संभावना अधिक प्रबल हो जाती है बनिस्पत की अगर मनोज बाबू और रणविजय बाबू में कोई एक व्यक्ति कैंडिडेट हो। इस पर तो सबकी निगाहें इस बात को लेकर के होंगी कि यहाँ पर एनडीए की क्या तैयारी होगी, उसका अगला स्टेप क्या होगा कैंडिडेट। देखिए, तैयारी तो सबकी होती है, हर राजनीतिक दल, हर गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि लोजपा रामविलास भी कह रही है कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो होता यह है कि हर दल, हर नेता अपने सभी सीटों पर तैयारी करता है, अपने कार्यकर्ताओं को एग्रेसिव करता है, उनका मनोबल बढ़ाए रखता है, ताकि अगर गठबंधन के साथी वहां से चुनाव लड़े तो उनको भी मदद करें। मैं ये कह रहा था कि अब भीम बाबू के साथ जो सिचुएशन है, उनका तीखा विरोध भी कई बार, सोशल मीडिया का जमाना है, दिखता है, क्षेत्र में हो रहा है विरोध। हाँ, काफी विरोध भी हो रहा है और उस परिस्थिति में कई वहां दावेदार भी हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, एक सिटिंग विधायक का टिकट काटना कभी भी किसी भी दल के लिए आसान नहीं होता है। तो ज्यादा संभावना है कि वहां भीम सिंह ही कैंडिडेट। राजद तो ऐसा कर चुकी है, ओबरा में भी वो हर दल कर चुके हैं। मतलब मैं ये कह नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा राज्य में ये कह ही नहीं रहा कि भीम यादव का टिकट कट गया। मैं ये कह रहा हूं कि टिकट किसी की भी कट सकती है, लेकिन अगर कोई सिटिंग विधायक है तो उसका टिकट काटना आसान नहीं होता किसी भी राजनीतिक दल के लिए। तो ऐसे में हम फिलहाल ये मानकर चलेंगे कि भीम सिंह जो हैं, भीम बाबू का ही वहां टिकट हो और वो चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात कि राजद में भी कई नाम आते हैं, किसी का नाम लेना और दूसरे का नाम नहीं लेना, छूट जाएगा नाम तो लोग आपत्ति करते हैं, राजनीतिक माहौल है, तो ऐसे में नाम बेकार है किसी का लेना। लेकिन जो लोग भी दावेदार हैं, हो सकता है किसी और को टिकट मिल जाए। अभी A to Z की बात करते हैं, इसी पर लोग, अब बहुत सारे लोग जो दावेदारी कर रहे होंगे उनके अपने अपने पक्ष होते हैं। कोई स्थानीय कहता है कि स्थानीय होगा, तो क्या लग रहा है कि राजद जो ऊपर का नेतृत्व देखेगा, गोह का जो समीकरण है वहां बाहरी भी चल सकता है कंफर्टेबल, या स्थानीय। देखिए, कोई चलेगा लेकिन अनिवार्य रूप से वह यादव ही होगा। यादव ही होगा तो ही चलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो वर्तमान परिवेश है, औरंगाबाद जिले की स्थिति को समझना होगा। तेजस्वी यादव, अच्छा लगता है कि कोई भी नेता अगर मन से कहे कि हम A to Z की राजनीति करेंगे, सर्व समाज समभाव की बात करते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन क्या हकीकत में नेता उस पर अमल करते हैं? मंच पर कही गई बातों पर अगर नेता अमल करने लगे तो बिहार कब का सोने की चिड़िया बन गई होती है। तो मेरा ये कहना है कि अभी गठबंधन का दौर है। औरंगाबाद जिले में आप उठा के देख लीजिए, ओबरा से यादव विधायक,
गोह से यादव विधायक, रफीगंज से मुस्लिम विधायक और नबीनगर से राजपूत विधायक। रह गया एक कुटुंबा जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और औरंगाबाद कांग्रेस के पाले में है। तो 4 सीटें राजद की जिले में मिली 6 में। अब 4 में इस बार कितनी मिलेगी, इसलिए कि माले भी दावेदार है, कांग्रेस भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दबाव बना रही है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगर 4 भी मिलता है, जो पूर्ववत स्थिति रही, हो सकता है वो 3 भी हो जाए राजद के पाले में। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि क्या ओबरा और गो 2 ही ऐसे सीट बचते हैं जहां यादव बहुल सीट है और यहाँ राजद यादव के नाम पर समझौता मुझे नहीं लगता है कि वो करेगा। दोनों जगह वो अगर राजद के सीट गए तो राजद दोनों जगह यादव को ही कैंडिडेट बनाएगा, क्योंकि रफीगंज में उसको मुस्लिम को बनाना है ताकि वो एमवाई को साध सके। नबीनगर में राजपूत को देना है, A to Z की बात करते हैं तो सवर्णों को भी साधने की कोशिश करना है। एक सीट आरक्षित है तो वहां से भी कांग्रेस और औरंगाबाद से भी कांग्रेस की स्थिति रही है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि टिकट राजद को क्या 4 मिलता है या 3 मिलता है। सीट मिलेगा तो मुझे पक्का उम्मीद है कि चाहे कैंडिडेट बदल जाए, जाति कैंडिडेट की नहीं बदलेगी ओबरा और गो, जाति वही रहेगा। हाँ जाति वही। एनडीए की तरफ ध्यान दे, एनडीए में आप जिस तरीके से करें कि भीम ये आप मनोज शर्मा हैं, वहीं पर रणविजय बाबू हैं, लड़ाई तो है, दोनों ही अपने अपने जगह पर नहीं, लड़ाई है। मजबूत दावेदार देखिए वहाँ पर गो में लड़ाई है भी और लड़ाई नहीं भी है। अच्छा, एक चर्चा यह भी है कि संभवतः बीजेपी मनोज शर्मा को कहीं दूसरे जगह एडजस्ट करे, दूसरी सीट पर। तो वैसी परिस्थिति में रणविजय बाबू अकेले दावेदार हो जाएंगे, उनके लिए मैदान खुल जाएगा। तो अगर रणविजय सिंह अकेले रहते हैं एनडीए का कैंडिडेट या मनोज शर्मा अकेले कैंडिडेट रहेंगे एनडीए का, तो फिर राजद के कैंडिडेट चाहे जो भी हो उनके लिए राह आसान नहीं होगा, वो मुश्किल का काम होगा जीतना फिर। लेकिन अगर दोनों कैंडिडेट बने तो फिर राजद के लिए जितना आसान होगा। अगर मनोज शर्मा और रणविजय शर्मा दोनों अगर गो के कैंडिडेट बनते हैं तो राजद का कैंडिडेट कोई भी बने वो आगे जाएगा। आप जो कह रहे हैं रणविजय बाबू को लेकर, मनोज शर्मा को लेकर, अब दावेदारी पर पार्टी किसकी दावेदारी वहां मजबूत है कि जमीनी स्तर पर, ये तो बताइए। जमीनी स्तर पर क्या है, जातीय स्तर पर बल्कि पूछे ना, जमीन क्या है, किसी के पास कोई जमीन उमीन नहीं है। अब आप हमको बताइए कि नीतीश कुमार के साथ कुर्मी है, वो वोट ट्रांसफर करा लेते हैं, चाहे वो किसी को कैंडिडेट बना दे एनडीए, वहां नीतीश कुमार का जो कुर्मी जाति है और जो अति पिछड़ा का वर्ग है जिसकी 30, 35, 40% संख्या बताई जाती है, तो वो किसके साथ जाएगा? वो स्वाभाविक है कि एनडीए के साथ जाएगा। राजद की जमीन अगर आप देखें तो एमवाई के अलावा कौन, एमवाई मुस्लिम और यादव के अलावा राजद के पाले में कौन सी जाति का वोट बल्क में जा रहा है? किसी भी एक जाति का 100% वोट किसी को नहीं मिलता है, ये आप कह सकते हैं, दूसरे को भी मिलता है। लेकिन सवाल है कि पूरी तरह मैंने बहुसंख्यक किसी भी जाति का, किसी भी समाज का बहुसंख्यक वोट क्या राजद के साथ जुड़ रहा है एमवाई के अलावा? शायद नहीं। तो वहां पे चुनौती होगी अगर एनडीए का एक कैंडिडेट होगा। दूसरी बात, राजद का विधायक है तो स्वाभाविक है कि राजद की जमीन वहां मजबूत है, पार्टी संगठन मजबूत है। रणविजय बाबू अपने आप में एक संगठन है, मनोज शर्मा बीजेपी के नेता है तो बीजेपी का हर जगह संगठन है, खासकर आरएसएस के बिना बीजेपी कहाँ है। तो आरएसएस तो ऐसा संगठन है जो जमीन पर हर जगह आरएसएस के कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। हाँ, कुछ जातियां या कुछ टोले छूट सकते हैं लेकिन लगभग जगह आरएसएस है। तो आरएसएस का संगठन तो सबसे मजबूत है, फिर बीजेपी का तड़का उसमें लगता है। रणविजय बाबू के साथ है कि अभी रालोमू का संगठन बहुत नहीं है, जाति के स्तर पर भी और संगठन के स्तर पर भी, लेकिन रणविजय बाबू को आप खारिज नहीं कर सकते, उनको बहुत इग्नोर करना आसान नहीं है क्योंकि वो अपने आप में एक हस्ती है, तो उनकी भी ताकत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर एनडीए की ताकत में बिखराव हुआ तो राजद की जीत ज्यादा संभावित है, आसानी से होगी। अगर एनडीए का एक कैंडिडेट हुआ या मनोज शर्मा या रणविजय शर्मा, तो राजद के कैंडिडेट चाहे भीम यादव हो चाहे कोई हो, उनके लिए चुनौती खड़ी होगी। अगर 2 होंगे तो कोई चुनौती राजद के लिए मुझे नहीं दिखती। चलिए, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो साफ है, गो विधानसभा सीट का जो समीकरण है वो यही दर्शाता है कि अगर वहां पर एनडीए में बिखराव हुआ तो पिस की तरह ही फिर से एक बार हाल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ, एनडीए 20 से सबक लेकर के इस बार जो है अपने सीटों पर ध्यान देगी, तो फिर औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभा सीटों में उनके जीतने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लगातार इस तरीके की चर्चा हम करते रहेंगे, बने रहिए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम।